25 जनवरी रात 3 बजे। एक वैज्ञानिक अपने लैब में काम कर रहा था। उसने खुश होते हुए खुद से कहा, आखिरकार मैंने एक नई दुनिया में जाने का रास्ता खोज निकाला। अब मुझे नोबेल पुरस्कार और वो शोहरत जिसके सपने मुझे हमेशा से आते थे, हासिल करने से कोई रोक नहीं सकता। फिर वो जोर जोर से हंसने लगा। मैं प्रोफेसर यूनरो इस सदी की सबसे महान खोज करने में सफल रहा। और उसने अपने लैब कोट से एक रिमोट निकाला और दाहिनी तरफ एक लंबी सुरंग जैसी मशीन की तरफ जाने लगा। योनरो, अब इसका पहला टेस्ट शुरू होता है, कहकर उसने रिमोट का एक बटन दबाया और उस सुरंग में चला गया। उसके उस सुरंग में जाते ही वहां एक जोर का धमाका हुआ, जिससे पूरी लैब तबाह हो गई। 2025 25 जनवरी सुबह 8 बजे। वहां की करंट सप्लाई में ओवरलोड होने के कारण पूरे ग्रिड की बिजली खींचे जाने के दबाव को वो ट्रांसफार्मर संभाल नहीं पाया और एक जोर का धमाका हुआ, जिससे वो लैब ब्लास्ट हो गया। चुंग सुंग लैब के इस धमाके से उसके पास वाले जो ग्रिड थे वो भी ब्लास्ट हो गए, जिससे अगले कुछ दिनों तक आसपास की सोसाइटीज को करंट की सप्लाई में दिक्कत पेश आ सकती है। न्यूज़पेपर के पन्नों को साइड में रखते हुए शिमानो ने अपने दोस्त मकाची से कहा। उन दोनों के सामने टेबल पर कॉफी रखी हुई थी। लोग कहते हैं टेक्नोलॉजी देश की उन्नति के लिए है, लेकिन ऐसी उन्नति का क्या फायदा जो आपके लिए श्राप का काम करे। मकाची ने टेबल से कॉफी का कप उठाते हुए कहा, श्राप ही तो है टेक्नोलॉजी, एक खूबसूरत श्राप। लोगों को पानी फिल्टर करके उसके मिनरल्स को ख़त्म करके पिया जाता है और लोग उसे शुद्ध समझकर खरीद कर पीते हैं, और वही पानी पीने की वजह से 2010 से 2025 तक 78% लोगों की मौत किडनी के नई नई बीमारियों से हुई है, शिमानो ने कहा और कॉफ़ी का एक घूंट अपने गले से उतारा। चल जल्दी से कॉफ़ी ख़त्म कर, आज यूनरो सर की क्लास है, भूल गया। अब तो लैब भी ब्लास्ट हो चुकी है, अब तो वो यूनिवर्सिटी में ज़्यादा वक्त बिताएंगे। मकाची ने कॉफ़ी ख़त्म करते हुए कहा और वो दोनों वहाँ से यूनिवर्सिटी के लिए चल दिए। शिमानो, हे डेकिसुकी, डेकिसुकी, हे ब्रो, व्हाट्सएप। शिमानो, ऑनलाइन ब्रो। और वो हंसने लगे। डेकिसुकी, यू नो व्हाट। मकाची, व्हाट। मकाची ने हंसते हुए कहा। डेकिसुकी, इट्स सीरियस ब्रो। अपने वो योनरो सर कल लैब में काम कर रहे थे, पर लैब तो ब्लास्ट हो गई। डेकिसुकी, हाँ वही तो, सार लैब में ही थे और फिर सार की डेड बॉडी भी नहीं मिली। वहाँ के वॉचमैन और दो तीन लैब के कर्मचारी के शरीर प्राप्त हुए, बट सार की कहीं नहीं दिखाई दी डेड बॉडी। मकाची, शायद सार कहीं गायब हो गए हो। तीनों एक साथ हंसने लगे। अच्छा हुआ प्रोफेसर गायब हो गए, अब उनकी जगह हमें वो हॉट लेडी प्रोफेसर पढ़ाएंगी जो वो दूसरी क्लास को लेक्चर देती है। क्या नाम है उसका? हम्म, शिमानो ने चेहरे पर अजीब सी मुस्कान लाते हुए कहा, मित्सुहा मैडम। देकिसुकी ने कहा, किसी अनजानी जगह पर। जब योनरो को होश आया तो उसकी आंखें खोलने पर भी खुल नहीं रही थी, जैसे उसे और नींद की जरूरत हो। फिर उसने अपनी आंखें खोली तो देखा कि उसके आसपास सब कुछ एकदम अलग लग रहा है। उसने उठकर देखा कि उसके आसपास बहुत सारे बड़े बड़े जीव हैं जो हवा में उड़ रहे हैं। किसी जीव का सिर्फ सर ही और उसके चारों तरफ सिर्फ पैर ही पैर है, ना आंख ना कान। जो उसकी तरफ बढ़ रहा है वो घबरा कर वहां से भागने लगा, और उसने देखा कि वो भाग नहीं पा रहा है क्योंकि वहां ग्रेविटी ही नहीं है। वो तो हवा में तैर रहा था जैसे लोग स्पेस में उड़ते हैं।
मुझे कुछ करना होगा, वरना मैं इस जीव का खाना बन जाऊंगा। और उसने देखा कि उसके हाथ में रिमोट था। उसने अपने रिमोट को पूरी ताकत से उस जीव की तरफ फेंका, जो स्लो मोशन में उस जीव की तरफ जाने लगा। और जैसे ही वो रिमोट उस जीव को लगा, उस जीव ने अपना रुख बदल लिया और वो वहां से चला गया। योनरो ने सुकून की सांस ली और योनरो अपने आसपास गौर करने लगा। तभी उसके दिमाग में कल की बातें घूमने लगी। मैं तो एक्सपेरिमेंट कर रहा था जो सफल हुआ, और मैं अभी क्वांटम रियल्म में हूँ। अरे वाह, मुझे पता था कि मैं ये कर सकता हूँ। आखिर मेरा सपना सच हो गया। मैंने कितनी मुश्किलें उठाई है इस सपने को सच करने के लिए। ये कहते हुए वो अपनी यादों में कहीं खो गया। 2017 मई 7, योनरो किसी लाइब्रेरी में बैठा हुआ स्टीफन हॉकिंग की किताब पढ़ रहा था। उसके लेफ्ट साइड पर उसका फोन है, जिसमें बार बार फ्लैश लाइट ऑन हो रही थी, और उसके स्क्रीन पर प्रोफेसर का इनकमिंग कॉल बता रहा था। लेकिन योनरो का ध्यान तो किताब में है। उसके लेफ्ट साइड में एक लड़की बैठी हुई थी, जिसका ध्यान योनरो की फ्लैशलाइट टेबल पर फ्लैश होने से उसके मोबाइल की तरफ चला गया। और उस लड़की ने योनरो की हाथ पर पेन से टैप किया, फिर उसके मोबाइल की तरफ इशारा करने लगी। योनरो ने जल्दी से फोन हाथ में लेकर लाइब्रेरी से बाहर आया और प्रोफेसर से बात करने लगा। बात खत्म होते ही वो जल्दी जल्दी अपने कदम लाइब्रेरी के बाहर की तरफ बढ़ाने लगा। योनरो टोक्यो शहर की मशहूर यूनिवर्सिटी चुंगसुंग में पीएचडी की पढ़ाई कर रहा था। इस साल उसकी पढ़ाई खत्म होने वाली थी। उसके साथ साथ ही वो चुंगसुंग लैब में प्रोफेसर मिचियो के पास इंटर्न की नौकरी कर रहा था। योनरो जल्दी से लैब पहुंचा और लैब कोट पहनकर लैब में चला गया। योनरो, गुड इवनिंग प्रोफेसर, कहकर वो उनके सामने झुक गया। प्रोफेसर, योनरो गुड इवनिंग। योनरो, आज कौन सी किताब में घुसे हुए थे? याद है ना, हमें आज अपने प्रोजेक्ट को एकदम और आगे बढ़ाना है। हमने क्वांटम रियल्म की उस दुनिया से पर्दा उठाना है। योनो, हाँ सर, याद है, और हम ज़रूर कामयाब होंगे सर। प्रोफेसर, कामयाब होने के लिए पहले मेहनत तो करनी पड़ेगी। योनो, हाँ प्रोफेसर, सही कहा आपने। चलिए। और वो दोनों किसी मशीन को बनाने में लग गए। 2020 दिन रात एक करके उन दोनों ने आखिरकार 2020 में अपने उस आइडिया को एक ढांचे के रूप में स्थापित कर दिया। और उसी दिन, जिस दिन वो लोग पहला टेस्ट करने वाले थे, प्रोफेसर की एक्सीडेंट में मौत हो गई। जिसके बाद चुंगसुंग कंपनी के चीफ ने उस प्रोजेक्ट को बंद करने का डिसीजन लिया, और वो मशीन वहीं कोने में पड़ी रही। इसलिए कि उस मशीन को स्टार्ट करने के लिए प्रोफेसर की वॉइस कमांड की ज़रूरत थी, जिसे उन्होंने पासवर्ड के रूप में सेट कर रखा था। और वो मशीन को चलाना सिर्फ वही जानते थे। योनरो तो सिर्फ उनकी उस मशीन को बनाने में मदद कर रहा था, पर उस मशीन का आइडिया और विश्लेषण प्रोफेसर ने ही किया। 2022 फिर एक उम्मीद की किरण जागी। योनरो ने जब क्वांटम के नियमों को और कॉस्मोलॉजी के रहस्यों को समझने के बाद चुंगसुंग कंपनी की इजाज़त से योनरो ने अगले 3 साल दिन रात मेहनत करके फिर से एक मशीन बनाई, जिससे बनाने में उसने अपनी पूरी जान लगा दी। जिसके नतीजे में वो मशीन तैयार हो गई। ये सब याद करके योरो अपनी अतीत की यादों से बाहर आ गया, तो उसने देखा कि उसके सामने एक जीव है जो आर्कियोप्ट्रिक्स की तरह लग रहा है, जो उसके फेंके हुए रिमोट को निगल जाता है, जिसकी वजह से वो जीव वहां से गायब हो जाता है।
ये देखकर योनरो की आंखें खुली की खुली रह जाती है। रात के 8 बज रहे थे और चुंग सुंग लैब के आसपास सन्नाटा छाया हुआ था। उसके चारों तरफ पुलिस की डू नॉट एंटर वाली शीट लिपटी हुई थी, जिसने पूरी लैब को घेर रखा था। तभी वहां उस सुरंग वाली मशीन में स्पार्क होने लगा। चिट 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 की आवाज उससे आने लगी। तभी उसमें से कुछ बाहर आया और वो वहां से बाहर निकलते ही उस जगह से भाग गया। दूसरे दिन सुबह 8 बजे शिमानो और मकाची न्यूज़पेपर पढ़ते हुए कॉफी पी रहे थे। शिमानो ने पढ़ा, कल रात एक अजीब सा जीव टोक्यो के रैंची जाकू स्ट्रीट पर देखा गया। उसे पकड़कर चुंग एंड सुंग यूनिवर्सिटी के म्यूजियम में रखा गया है। शिमानो ने उस तस्वीर को, जो न्यूज़पेपर में छपी थी, मकाची को बताते हुए कहा, देख यार, क्या चीज़ है ये? मकाची, ऐसा लगता है जैसे अमीबा के साथ किसी पोरीफेरा को मिक्स कर दिया हो। बड़ा अजीब है। छोड़ यार, इसे हमें क्या, हम बायोलॉजी से थोड़ी ना है। क्वांटम मशीन्स में पीएचडी करने के लिए हमने क्वांटम पर रिसर्च करनी है, और वो प्रोजेक्ट भी तो है। उस सुरंग को क्वांटम मशीन्स की दुनिया में मशहूर कैसे बनाएं, जिसे योनरो सर ने 7 साल की मेहनत के बाद भी पूरा नहीं कर पाए हैं। शिमानो ने पेपर साइड में रखते हुए कहा, मकाची, शिमो, अगर हम पता लगाए कि वो जीव क्या है तो हमें कितना नाम और पैसा मिलेगा। ये प्रोजेक्ट को साइड में रख, हम पहले उस जीव का विश्लेषण करेंगे। तू चल मेरे साथ। और वो दोनों वहां से म्यूजियम चल गए। म्यूजियम जाने के बाद उन्होंने उस जीव को देखना चाहा, बट रिस्ट्रिक्शंस थी, जिसकी वजह से वो नहीं देख पाए। और रात के 1 बजे उन लोगों ने म्यूजियम की सिक्योरिटी को हैक करके उस जीव तक पहुंच गए। मकाजी, चलो अब इस जीव के डीएनए एक्सट्रैक्शन मेथड पर काम करते हैं। मकाची ने पीपीई किट पहनते हुए कहा, शिमानो, तुम इसका डीएनए पता लगाओ। मैं देखता हूँ ये यहाँ कैसे आया। इसके स्किन पर कुछ तो होना ही चाहिए। शिमानो ने एक आर्कियोप्टेरिक्स जैसे 2 फुट के जीव पर ब्रश फेरते हुए कहा। शिमानो को उसके स्किन पर चुंग एंड सुंग लैब की मिट्टी के अवशेष मिले। तभी उसकी नज़र उस जीव के पीछे गई जहाँ एक रिमोट पड़ा हुआ था। शिमानो, इसका मतलब वो उस लैब के चैम्बर वाली मशीन से आया था। मकाची, ये देखो, मुझे रिमोट मिला है। शिमानो की हैरान आवाज ने मकाची का ध्यान खींचा, और तभी मकाची ने कहा, अगर ऐसा है तो फिर मेरा ये टेस्ट कामयाब हुआ। ये जीव धरती का नहीं है, ये क्वांटम वर्ल्ड का है, क्योंकि इसका कोई डीएनए नहीं है। क्वांटम वर्ल्ड में सिर्फ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं, ना कि डीएनए, जो मुझे अपने तीनों टेस्ट में प्राप्त हुए हैं। चलो जल्दी, यहाँ से सुबह होने वाली है। मकाची ने पीपीई किट उतारते हुए कहा, और दोनों वहां से वो सैंपल्स और रिपोर्ट्स लेकर चले गए। अगले दिन उन दोनों ने उस डू नॉट एंटर वाली सरहद को एंटर होकर बेकार कर दिया और उस मशीन को स्टार्ट करने की कोशिश करने लगे, पर करंट तो था नहीं। इसलिए मकाची ने उसके कार में लगी हुई सोलार बैटरी से कनेक्ट कर दिया। उस मशीन को रिमोट से स्टार्ट करने की कोशिश करी, पर वो स्टार्ट नहीं हुआ। उन लोगों ने ये तय किया कि अब वो लोग पावर ग्रिड के ठीक होने का इंतज़ार करेंगे, और वो मुड़कर जाने लगे। पर तभी उसमें स्पार्क होने लगा। चिट 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 आवाज़ आने लगी, और उसमें से एक आदमी, जिसके शरीर पर कपड़े भी नहीं थे, बाहर निकला, जो सीधा उस मशीन से सामने गिरा। किसी चीज के गिरने की आवाज ने उन दोनों का ध्यान खींचा, और उन्होंने मुड़कर देखा तो वो और कोई नहीं बल्कि योनरो सर थे, जो अपने पीठ के बल गिरे थे। मकाची और शिमानो दौड़ कर उनके पास गए, और शिमानो की हंसी नहीं रुक रही थी, क्योंकि वो
पूरे नंगे थे। मकाची ने अपने गले में जो स्कार्फ लिपटा हुआ था वो योंडो सर को दिया और उन्होंने उसको टॉवेल की तरह लपेट लिया और वो तीनों कार में बैठकर योंडो सर के घर गए। वहां जाकर योंडो ने उन दोनों को वो सब बताया जो उसने क्वांटम की दुनिया में देखा। और दूसरे ही दिन योंडो को नोबेल प्राइज दिया गया और योंडो की मदद करने के नाम पर शिमानो और मकाची को 1 करोड़ रुपए का इनाम भी दिया और चुंग सुंग लैब की फिर से निर्माण करने का खर्च भी अब सरकार ने जिम्मा उठाया। कहानी अच्छी लगी